कहानी कुर्सी की, आपको लाल चौक की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र से खबर आ रही है, वो आपके सामने रखते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब एक नए बयान पर विवाद शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता और शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत के एक विवादित बयान को लेकर हंगामा मचा है। दरअसल अरविंद सावंत ने शिवसेना नेता शाइना एनसी के लिए इंपोर्टेड माल शब्द का इस्तेमाल कर दिया। अरविंद सावंत ने कहा कि वो जिंदगी भर बीजेपी में रही, अब दूसरी पार्टी में गई हैं। इंपोर्टेड माल नहीं चलता है यहाँ, हमारे यहाँ केवल ओरिजिनल माल चलता है। उनके इस बयान पर मुंबा देवी सीट से शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी ने पलटवार किया और माफी मांगने की मांग की। शाइना ने कहा कि एक महिला को माल बुलाया, जनता इनको बेहाल करेगी, क्योंकि ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से उनकी विचारधारा का पता चलता है। आपको बता दें कि मुंबा देवी सीट पर शाइना एनसी का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार अमीन पटेल से है। उनके नामांकन सभा के दौरान शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के अरविंद सावंत भी मौजूद थे। इसी दौरान सावंत ने टिप्पणी की, जिस पर विवाद हो रहा है। हालांकि अब अरविंद सावंत सफाई दे रहे हैं कि वो महिलाओं का हमेशा सम्मान करते रहें। अब आपको सुनवाते हैं अरविंद सावंत का विवादित बयान और उस पर शाइना एनसी का पलटवार। उनकी हालत देखो ना भैया, जिंदगी भर वो भाजपा में रही, अब कहीं नहीं तो इनके दूसरे पार्टी में गई। और ये इम्पोर्टेड नहीं चलता, यहाँ इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। ओरिजिनल माल है हमारा। आप देखें तो द्रौपदी मुर्मू एक ट्राइबल महिला बनती है राष्ट्रपति, और दूसरे तरफ महाविनाश अगाड़ी के अरविंद सावंत मुझ जैसे प्रोफेशनल महिला को क्या बोलते हैं? इंपोर्टेड माल। ये जो आइटम और ऑब्जेक्टिफिकेशन है महिलाओं का, मुझे लगता है ये ना सिर्फ उनकी मानसिकता स्पष्ट होती है, सोच विचार, लेकिन वहां उपस्थित थे कांग्रेस के एमएलए अमीन पटेल जो हंस रहे हैं ये कमेंट के ऊपर। मैं आपको बोलना चाहती हूं, आपको अभी कानूनी तौर पे हम कार्रवाई पुलिस स्टेशन पे जाके, नागपाड़ा पुलिस स्टेशन पे आपको माफी मांगनी पड़ेगी। अब अरविंद सावंत को आपने बड़ा साफ साफ सुना था। शाइना एनसी इस पर विरोध भी जता रही हैं और बड़े तीखे अंदाज में कह रही हैं कि मैं महिला हूं, माल नहीं। आपने जो कहा है उस पर आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको इस पर माफी मांगकर बताना होगा कि आपकी सोच कितनी छोटी है। अब अरविंद सावंत ने बयान दे तो दिया, इस पर बवाल भी हो गया। वो अब ये कह रहे हैं कि नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है शाइना एनसी। मेरी पूरी बात को सुना नहीं गया। मैंने 55 साल की राजनीति में किसी का नाम ऐसे नहीं लिया। Narrative, they want to set a narrative right now. It's not so. In fact, what I said, you show the full things, you know. She is not the residing in that assembly. And in fact, I have not taken her name in my entire life of 55 years in the politics. मैं बहुत दुखित हूँ इससे, बहुत मुझे पीड़ा हुई है। मैंने यही टीवी पर देखा जो उनका कमेंट था। इट इज नॉट ओनली स्कैंडलस, इट इज शेमफुल, इट इज कंडेमनेबल। इसकी जितनी निंदा की जाए, देखिए राजनीतिक कार्यकर्ता जो महिला होती है वो किसी पार्टी की हो, सम्मान तो करना चाहिए ना। ये कौन सी बात है भाई? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत पीड़ादायक है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। शाइना एनसी का विरोध भी आपने सुन लिया। अब अरविंद सावंत क्या कह रहे हैं, वो कैसे बोल रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि मेरे बयान को एक नैरेटिव के तौर पर चलाया जा रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जिस 55 साल की राजनीति का हवाला विजय जी यहाँ पर अरविंद सावंत दे रहे हैं, उस 55 साल की राजनीति में क्या आपने ये नहीं सीखा कि एक महिला के बारे में आपको किन शब्दों का इस्तेमाल करना है? ये तो देख लीजिए ना कि राजनीति तो आप कर रहे हैं, लेकिन सामने आपकी एक महिला है, उसका सम्मान करना तो कम से कम सीख लीजिए। प्राची जी, हिंदुस्तान में माफ़ कीजिए, महिलाओं के लिए वैसे ही बहुत मुश्किल है, और जो सबसे बड़ा फील्ड है हमारा राजनीति का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है महिलाओं का लड़ना और महिलाओं का खड़े रहना। उसके बाद इस तरह के जो बयान आते हैं ना, वो बताते हैं। और हमारे पास हमेशा महिलाओं से लड़ाई के लिए उनका एक चरित्र हनन करना, इम्पोर्टेड माल बोलना, या जो भी इस तरह के शब्द, मतलब इसमें किसी तरह की सफाई की ज़रूरत ही नहीं है कि अरविंद सावंत बोले, लेकिन ये एक सोच की बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अरविंद सावंत साहब बताएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर हैं सिंधुदुर्ग से, जो पहले बड़े लीडर रहे हैं, राजन तेली, और एनसीपी के लीडर हैं सोलापुर से दीपक सालुके। उन्होंने अभी परसों ही फ्राइडे को शिवसेना उद्धव ठाकरे ज्वाइन किए। क्या उनको ये इंपोर्टेड माल बर्दाश्त है?
बताएंगे वो कि ये इंपोर्टेड माल उनके साथ चलेगा कि नहीं चलेगा? कह सकते हैं अरविंद सावंत कि ये इंपोर्टेड माल उद्धव ठाकरे को बताएंगे? लेकिन महिलाओं के लिए इस तरह की टिप्पणी करना हम लोगों की आदत में है, और राजनीति में ये बहुत ही आसान काम हो गया है। जब भी किसी पर हमला बोल रहा हूँ महिला पर, तो इस तरह के बयान दिए जाए। इस पर तो उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, कहना चाहिए कि यदि ऐसी बात है तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ यदि उनको इस तरह की होती है। लेकिन इतने लोगों का आना जाना पार्टियों में, और अभी तो महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि हर दिन पता नहीं है कि कहाँ है, और अरविंद सावंत साहब का भी नहीं पता कि वो किसी दिन कहाँ होंगे। हम लोग पिछले मतलब इसको कहें बल्कि हम लोग इतने कंफ्यूज हो गए, यही चर्चा कर रहे हैं, नाम भूल जाते हैं। अभी आज सुबह तक इसमें समीर जी जैसे लोगों को 2 बार 1 मिनट सोचना पड़ता है भाई ये आजकल उसी पार्टी में है कि नहीं है। और उसमें ये कहना, ये सच बात है, मूल रूप से मानसिकता का मानसिकता का सवाल है ये। और अगर सांसद या जनप्रतिनिधि की ऐसी मानसिकता है जो 2 बार का सांसद है, 3 बार का सांसद है, वो अगर महिलाओं को लेकर इस तरह का विचार रखता है, ये ज्यादा चिंता की बात है। अब देखिए, इससे तो बेशर्मी कहा जाएगा ना। मैं फिर उसी लाइन को दोहराऊंगी जो अरविंद सावंत कह रहे हैं। समीर जी, 55 साल का उनका अनुभव, 55 साल के अनुभव में कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने पहले तो अपशब्द कहे, महिला की मर्यादा के खिलाफ जाकर आपने बयान दिया, और फिर आप उस पर बेशर्मी से सफाई दे रहे हैं, लीपापोती कर रहे हैं। अरे उस 55 साल के अनुभव में सॉरी कहना सीख लेते, माफी मांगना सीख लेते कम से कम। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान अरविंद सावंत की तरफ से आया, और मुझे इस बात का ज़्यादा मतलब आश्चर्य कि अरविंद सावंत शिवसेना के ऐसे बिरले नेताओं में कि जो बहुत संयम की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मोदी सरकार में मंत्री रहे, और उनका अगर आप राजनीतिक जीवन देखोगे तो वो कोई बहुत इस तरह के बयान देने के लिए राजनीति में नहीं जाने जाते। और अरविंद सावंत के लिए तो जब 2014 में चुनाव लड़े थे, उस समय तो शाइना एनसी ने उनके लिए बहुत प्रचार किया था। 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे, उस समय शाइना एनसी ने उनके लिए बहुत वहां प्रचार किया था, 2000 प्रचार किया था। तो मुझे लग रहा है कि जब आप गठबंधन में थे तब शाइना जी आपके लिए इतना प्रचार कर रही थी, और आज जब राजनीतिक परिस्थिति विपरीत हो जाती है, एक महिला दूसरे दल से चुनाव लड़ने चली जाती है, और आप इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कुछ समय पहले तक आपके सहयोगी दल के सम्मानीय साथी रही है। आपका चुनाव प्रचार अभियान में उसने बड़ी भूमिका निभाई है। आप जब चुनाव जीते मुंबई दक्षिण से, उस महिला ने वहां पर आपके लिए प्रचार किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद सावंत को इसके तुरंत माफी मांगना चाहिए, और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को भी इस संदर्भ में संज्ञान लेना चाहिए। आप पार्टी प्रमुख है, आदित्य ठाकरे को कहना चाहिए कि ये गलत हुआ है, मैं इसके लिए माफी मांगता हूं अरविंद सावंत की तरफ से। और अरविंद सावंत को हमने कहा है कि इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। पार्टी का एक नेता इस मामले में बयान नहीं दे रहा है। रश्मि ठाकरे को इस संदर्भ में जिक्र करना चाहिए था, उद्धव ठाकरे की पत्नी को, कि इस तरह का बयान राजनीति में नहीं दिए जाने चाहिए। मुझे लग रहा है कि बहुत गलत है। और अरविंद सावंत जिस तरह की राजनीति करते रहे, उन्होंने यह कहकर अपना नाम भी उस लिस्ट में जोड़ लिया है कि जो इस तरह के महिलाओं के लिए सम्मान की भाषा करते हैं, अरविंद सावंत इसका तुरंत माफी मांग लेते तो मुझे लग रहा है कि यह बात को इतनी गंभीर तूल नहीं दिया जाता। अभी भी वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, और इस तरीके से चुनाव प्रचार में आप किसी महिलाओं के लिए आगे जिक्र करोगे, और अब मुझे लग रहा है ये संगत का असर होते जा रहा है। कांग्रेस अब इनके सहयोगी बन गई है। तो दिग्विजय सिंह जिस तरह के बयान देने के लिए जाने जाते थे कि टंचमाल बोल दिया, कभी कुछ बोला, कांग्रेस के तो नेता बोलते ही रहते हैं। अब इस तरीके से बयान अगर अरविंद सावंत देख रहे हैं तो ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, उसमें इस तरह के बयान महिलाओं को लेकर कोई पार्टी स्वीकार नहीं करती है। अरविंद सावंत मुझे लगता है माफी मांग लेनी चाहिए इस संदर्भ में। आपत्ति इस बात को लेकर है ना अवधेश जी, मुझे आपत्ति इस बात को लेकर है कि ठीक है आप बयान दे रहे हैं, आप एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन आप क्यों भूल जाते हैं कि वो महिलाएं कोई वस्तु नहीं है जिसके बारे में आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और समय समय पर कितने नेता हैं जो महिलाओं का अपमान भी करते हैं, बाद में माफी भी मांग लेते हैं, फिर उसी लाइन पर आ जाते हैं। आप बोलकर बड़ी आसानी से निकल लेते हैं क्योंकि सामने महिला है तो आप किसी भी शब्द का इस्तेमाल करिए, मर्यादा को तार तार कर दीजिए। घटिया सोच आपकी, छोटी सोच आपकी है। इससे पता चलता है कि हमारी राजनीति में जो सीनियर लीडर भी हैं, अगर 3 बार को 14, 19 और 24, 3 बार के तो ये सांसद हैं, बता रहे हैं 5.5 दशक की हमारी राजनीति है। अगर इतने अनुभव के लोग इस स्तर के हैं तो हमारी राजनीति कहाँ चली गई है? सीधी बात थी कि भाई बाहर से आए हुए उम्मीदवार को यह समर्थन नहीं मिलेगा, सरल भाषा में यह बात कही जा सकती थी। जैसे ही विवाद आया, एक पंक्ति का खंडन होना चाहिए था, एक पंक्ति का स्पष्टीकरण कि भाई अगर मेरे से भूल हुई है, मैंने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन मेरे से हुई है तो मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, देश की महिलाओं से भी क्षमा मांगता हूं, मेरे महिलाओं के प्रति मेरे मन में सम्मान है। उसकी बजाय आ करके कहना कि मैं जो है 55 साल का हूं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, तो किसके बारे में बोल रहे थे कि 25 सालों बीजेपी में रही है? किसके बारे में बोल रहे थे? क्या देश को मूर्ख समझते हैं? तो इस प्रकार के लोग, जिनको कि आप क्या उदंड शब्द कहोगे, असभ्य शब्द कहा जाए, उनको क्या शब्द प्रयोग कर सकते हैं इनके लिए? आप
चाहे साइना एनसी के साथ आपने काम किया है भाई। मुंबई में अगर आप हैं, सब मिलके अनेक आंदोलन कर रहे हैं, आपके साथ है, धरना प्रदर्शन में शामिल है, या फलाने सोसाइटी की समस्याओं में शामिल है, अनेक तस्वीरें आपके साथ है, वीडियो आपके साथ है, आपको शर्म आनी चाहिए। और आप भाषा बोल भी दिए हैं तो आपको अपनी भाषा को वापस लेने का साहस नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है? गलती करना तो मनुष्य से कभी हो गया, जुबान फिसल गया, लेकिन उस गलती पर शामिल रहना तो ये तो क्रिमिनल एक्ट हुआ ना, कि आप क्रिमिनल एक्ट है। एक महिला चुनाव लड़ रही है, उसकी पार्टी ने तय किया, वो तो अपने से गई नहीं है, उसकी पार्टी ने तय किया है, सभी पार्टियों ने तय किया कि कहीं से अगर आपको वोट कम मिलना है तो हमारे उम्मीदवार आपके साथ लड़ जाए, कहीं से मुझे कम वोट मिलना है तो आपके उम्मीदवार हमारे वोट से वहां लड़ जाए। लेकिन वो दोनों शामिल होना चाहिए, क्योंकि वहां बीजेपी लड़ेगी तो उसको वोट ज्यादा आएगा, वहां शिवसेना लड़ेगी तो वोट कम आएगा। यह पार्टियों का फैसला होता है। तो लेकिन अब राजनीति इस स्तर पर गिर गई है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय राजनीति में चेहरे पर, उसके चरित्र पर, उसके चाल पर, उसके नैरेटिव पर एक व्यापक आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हम सब लोग छोटी छोटी चीजों में समझ के इन्हीं नेताओं को समर्थन करते हैं। अगर अगले चुनाव में अभी वहां की महिला संगठन खड़ी हो जाए कि इस आदमी के खिलाफ हम सारी महिलाओं की वहां बहुत मंडली रहती है, महिला मंडल क्या क्या बना हुआ है, भजन मंडल, अगर 25 महिला संगठन खड़े हो जाए फिर इनकी याद आ जाएगी। और एक करना ही चाहिए, हर पार्टी के महिला नेताओं को खड़ा होना चाहिए, ताकि नेताओं को इस पर लगे तो कि हम क्या बोल रहे हैं। महिलाएं तो एक खड़ी। चीज और जोड़ दूं, जैसे ये बात तो हो गई क्योंकि ये तो पर्सनल है, लेकिन हम लोगों की सोशल मेंटलिटी में ये शामिल हो गई। जैसे अभी अपने प्रोग्राम में कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी तो किसी ने कहा था कि मर्दों की तरह से लड़िए, कि मर्दों की तरह से लड़िए भी एक सेक्सिस्ट रिमार्क है, कि महिलाओं को कमजोर समझना। या कई बार हम लोग कहते हैं चूड़ी पहन रखी है, तो वो चूड़ी पहनना भी सेक्सिस्ट रिमार्क है। तो हमारे दिमाग में ये इतनी सारी चीजें जो भरी हुई है ना, उस पर कुछ काम करने की जरूरत है। माल कहना तो खैर मतलब उस पर तो कोई चर्चा हो ही नहीं सकती, बहुत ही पर्सनल वो इशू है। ठीक है, ये संकीर्ण मानसिकता है और इससे निजात मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। दिवाली के मौके की तस्वीर आपको दिखाते हैं। दिवाली पर पूरा देश जगमगा रहा है, लेकिन जगमगा रहा है वो इलाका भी जिसे सेंसिटिव जोन माना जाता है। ये लाल चौक आप देखिए, तिरंगे की लाइट में लिपटा हुआ आपको लाल चौक नजर आ रहा होगा, चहल पहल नजर आ रही होगी। ये वही लाल चौक है, अब से कुछ साल पहले की तस्वीर याद कर लीजिए। यहां सुनसान पड़ा रहता था, आपको कोई नजर नहीं आता था, सुरक्षा बलों की तैनाती नजर आती थी। लेकिन अब इस लाल चौक पर भीड़ है लोगों की, दिवाली मनाई जा रही है, दीपक जलाए जा रहे हैं, रंगोली मनाई जा रही है, लोग यहां पर फोटो सेशन कर रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं। यानी ये लाल चौक अब बदला बदला सा नजर आ रहा है। और बीते कुछ सालों से, जब से धारा 370 हटी है, तब से जम्मू कश्मीर के इन इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं जो दिल को सुकून देती हैं, जो देश को सुकून देती हैं। अब इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार करते हैं। जब गुजरात के कच्छ पहुंचे कल प्रधानमंत्री जवानों के बीच में दिवाली मनाने के लिए, तो उन्होंने जवानों की हौसला अफजाई भी की और यह भी कहा कि धारा 370 को हमने उखाड़ कर फेंक दिया, हमने जमीन में गाड़ दिया। ये कल प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था। 370 हटने के बाद क्या बदला या जम्मू कश्मीर में अब क्या बदला, वो अगर आपको देखना है, जानना है, समझना है, तो आपके लिए तस्वीर बेहतर होंगी। आप कंपैरिजन कर लीजिए लाल चौक का, आज के लाल चौक का, और अब से दो ढाई साल पहले के लाल चौक का। क्या तस्वीरें लाल चौक से आया करती थी और अब तस्वीरें क्या लाल चौक से सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने 370 को लेकर, आइए आपको वो सुनवा देती हूं। 70 साल तक बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घोर अपमान किया था। कारण क्या था? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी, वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी। वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है।
पहली बार वहां इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव को वोट डाले गए। पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ने आजादी के 75 साल के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ ली है। मैं इसे भारत की एकता के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत पड़ाव मानता हूं। जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता ने अलगाव और आतंक के बरसों पुराने एजेंडे को खारिज कर दिया है। तो 370 हटाने वाली बात बीजेपी की तरफ से दोहराई जाती है। कल मौका भी था, दिवाली का मौका था, जवानों के बीच में प्रधानमंत्री थे, इस बात को एक बार उन्होंने फिर से दोहराया। लेकिन मेरा सवाल हर्षवर्धन जी आपसे यह है, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं टेलीविजन पर, फिर वो तस्वीर हम रखेंगे, लाल चौक की ये तस्वीरें, आप बताइए इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में सबसे पहला इंप्रेशन क्या आता है या क्या थॉट आता है? देखिए, वैसे तो कोई बहुत मैं फिल्म प्रेमी हूँ ऐसा नहीं हूँ, लेकिन अयोध्या का दीपोत्सव और लाल चौक पर ये जलते हुए दिए, तो एक वो फिल्मी गाना है ना जिसकी लाइनें हैं, पंक्तियां हैं कि नाचे मन मोरा मगन धिगदा धिगी धिगी, वो शैलेंद्र का लिखा हुआ है और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, सचिन देव बर्मन ने उसको संगीत दिया था। देश के लोगों का मन ऐसे ही नाच रहा है। ये सचमुच अद्भुत है। यही भारत तो चाहिए ना हमें। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, राम आए इस भाव से पूरे देश में हर व्यक्ति दिया जलाए। देश में जहां शारदा पीठ है, जहां शंकराचार्य पहाड़ी है, वहां के लाल चौक पर भी लोग दिया जलाने निकले। इससे सुंदर, इससे सुखद, और जिसको कहते हैं ना कि सबका मन प्रसन्न है, मन नाच रहा है, तो मेरी भी वही भावना है। और सचमुच ये कोई भी देख रहा होगा। और अभी विजय जी भी कह रहे थे कि ऐसी पिक्चर, ऐसे जो वीडियो आते हैं, ये थोड़ा ज्यादा दिखने चाहिए। ये देश के लोगों को पता चले ना बदलाव कैसे होता है, परिवर्तन कैसे होता है, इसी तरह से नजर आता है। अब लाल चौक की चर्चा हम सुखद तस्वीरों के लिए विजय जी करते हैं, आप भी अपना अनुभव ही मुझे बताइएगा। पहले का लाल चौक, आपकी कोई याद पहले के लाल चौक से जुड़ी हुई, और आज का ये लाल चौक जहां दीपावली भी मनाई जा रही है और देश का तिरंगा शान से फहर भी रहा है, क्या अंतर है? मैं इसको तस्वीर को देखकर इतना हुआ कि आपकी ब्रेक मतलब चर्चा आने से पहले मैं हर्षवर्धन जी से इस पर जिक्र करने लगा, क्योंकि मैं श्रीनगर और लाल चौक लंबे समय तक जाता रहा हूँ और इतना बदला है लाल चौक। एक ज़माना था कि वहाँ पर उतरते वक्त श्रीनगर के एयरपोर्ट पर उतरते थे, तब से थोड़ा सा परेशानी होती थी और शाम को 4-5 बजने तक अंदर जाने में होटल वाइंड अप करने का होता था। फिर लाल चौक जाना तो बहुत मुश्किल काम होता था। फिर जब ये मैं 10 अगस्त 2019 को भी वहाँ पर था श्रीनगर में, जब ये खत्म 370 हुआ, उसके बाद से लगातार जाता रहा। तो ये सबसे बेहतरीन तस्वीर है। मैं राम मंदिर के अयोध्या के मतलब उसमें तो कोई बात ही नहीं है, वहाँ पर तो सब लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है ये और भी पूरे हिंदुस्तान को बहुत प्रफुल्लित करने वाली तस्वीर है। और जब कहा जाता है ना कि तस्वीर के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं है, तो ये वो तस्वीर है जो जम्मू कश्मीर के बदलते हालात को, बदलते माहौल को एक साथ वो बता रही है आपको। इसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए प्रमोशन करने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। और मैं तो यही बोला कि सरकारों को, भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसी तस्वीरों को थोड़ा सा प्रमोशनल तरीके से दिखाना चाहिए कि ये भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हो, लेकिन वहाँ पर केंद्र की सरकार ने जो बदलाव किया, और लाल चौक पर आप जाएंगे तो सच में जो लोग लाल चौक जाते रहे हैं उनके लिए बेहद सुखद क्षण के तौर पर मैं देख रहा हूँ इसको। इमोशनली तरीके से मैंने देखा है, क्योंकि लाल चौक पर मेरा इतना आना जाना रहा है कि मैं दिन पर दिन बदलते हुए लाल चौक को देख रहा हूँ। अभी 4-6 महीने पहले भी मैं जब वहाँ गया था तब भी काफ़ी बदलाव वहाँ पर हुआ है, लेकिन ये तस्वीर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बता रहा है कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन के बाद कितना बदला है कश्मीर। जो लोग कहते हैं 370 के बाद क्या बदला या 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने क्या किया, ये तस्वीरें उनके लिए हैं, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं, शब्दों से ज्यादा तस्वीरें बोलती हैं। शब्दों की जरूरत ही नहीं है इस तस्वीर, बताती हैं आपको बोलकर कि क्या नजारा है अब लाल चौक का या क्या कुछ बदला है जम्मू कश्मीर में। एक तरफ दिवाली की धूम आपको जम्मू कश्मीर तक नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य में दिवाली का ये त्योहार कैसे हिंदुओं के लिए संकट बन गया है, ये आपको बताती हूँ। एक बार फिर से हिंदुओं को बांग्लादेश में टारगेट किया गया है, क्योंकि इस बार
मौका दिवाली के त्योहार का है। पहला मौका आया था दशहरे का, उस वक्त काफी कोहराम मचा था, दुर्गा पूजा पंडालों को लेकर काफी कोहराम मचा था, मूर्तियां तोड़ी गई थी, मंदिरों में तोड़फोड़ किए गए थे। अब दिवाली के मौके पर हिंसा की तस्वीर सामने आ गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए त्योहार मनाना बहुत मुश्किल हो गया है। बांग्लादेश में दिवाली के दिन तोड़फोड़ हिंसा की वारदातों को अंजाम दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। बांग्लादेश में बढ़ते जुल्म के खिलाफ हिंदू संगठन फिर से मोर्चे पर हैं। 25 अक्टूबर को चटगांव में लाखों हिंदू सड़कों पर उतर आए। कई हिंदू संगठन इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप आवाज उन्होंने उठाई है। बाइडेन सरकार पर अटैक किया और कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार को कमला हैरिस ने नजरअंदाज किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ खुलकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बयान दिया गया है। अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश की तस्वीरों को कितना बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। समीर जी, जो लोग ऐसा कहते हैं, ये तस्वीर उनको भी देख लेनी चाहिए। आग लग रही है, भागते हुए आपको हिंदू नजर आ रहे हैं, आप अपना त्योहार नहीं मना पाते। जब बांग्लादेश का रेफरेंस भारत में दिया जाता है तो कुछ लोग कहते हैं ना, बांग्लादेश का यहाँ क्या काम, आप वहां के लोगों की क्यों बात कर रहे हैं, आपको तो कूटनीति से चलना चाहिए। लेकिन वहां के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, इस पर बात तो करनी चाहिए ना, जब डोनाल्ड ट्रंप तक बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है तब से जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, यह पूरी दुनिया के अंदर चर्चा का विषय हो गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत तो अपने दशहरे के संबोधन में इस बात का विषय तो जिक्र कर चुके हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के संग क्या हो रहा है। ट्रंप चुनाव में ट्रंप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात का जिक्र करते रहे और उन्होंने अभी जो बांग्लादेश की जो सरकार है, अंतरिम सरकार जो बनी हुई है, उनसे इस बात का जिक्र किया है कि भाई वह हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। देखिए, कल ही खबर है कि वह इस्कॉन टेम्पल के जो सेक्रेटरी रहे उनके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज कर दिया गया है। अभी जो चटगांव में जो हिंदू संगठन एकत्रित हुए थे और जिन लोगों ने ये रैली आयोजित की थी वहां पर, उनके खिलाफ भी देशद्रोह का मामला दर्ज करने की सरकार तैयारी कर रही है। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, हिंदुओं की स्थिति और बुरी होती जा रही है। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार को इस मामले को थोड़ी गंभीरता से लेना होगा और पूरे देश को यह बात समझनी होगी कि वहां पर किस तरीके से हिंदुओं के साथ किया जा रहा है। और वही स्थिति जो कहा जा रहा है बार बार कि बांग्लादेश तो एक झांकी है, अब हिंदुस्तान बाकी है। ये लोग कौन कह रहे हैं कि बांग्लादेश में तो हिंदुओं का हम यह कर रहे हैं, आने वाले समय में हिंदुओं के साथ इस तरीके से हम हिंदुस्तान में भी कर सकते हैं। यह सबके लिए संकेत है। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार इस मामले में गंभीर है। विदेश मंत्री इस संदर्भ में जिक्र कर चुके हैं, बयान दे चुके हैं, आने वाले समय में वहां से सुधरेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार बदलने के बाद भी वहां पर पहले जो हिंदू सुरक्षित था, आज वहां पर टारगेट करके कि जो सरकार पहले बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षित कर रही थी, आज वहां टारगेट करके हिंदुओं को मारा जा रहा है। केंद्र सरकार को देखने की जरूरत है वहां पर। देखिए, बांग्लादेश की तस्वीरें चिंताजनक भी हैं। इसमें हिंदुओं के साथ जो हो रहा है या त्योहारों पर जिस तरीके से संकट है, हमने देखा था दशहरे के मौके पर क्या हुआ था और अब दिवाली के मौके पर क्या हो रहा है, ये भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए भी अहम है, अवधेश जी, जो लोग बांग्लादेश का रेफरेंस यहाँ देने पर भड़क जाते हैं। बटेंगे तो कटेंगे वाली बात जब इसमें फिट की जाती है, कुछ नेताओं की तरफ से बताया जाता है, बांग्लादेश के एग्जाम्पल को देखकर समझाया जाता है, तो ये बहुत से लोगों के माथे पर शिकन आ जाती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। नहीं, बहुत से लोग वो सब शामिल है जो ये बाहर से एनजीओ के लिए फंड लेकर के, बाहर के पुरस्कार लेकर के, मुस्लिम देशों में जिनके अपने संबंध रहे हैं, वहाँ के संबंधों के कारण गोष्ठी सेमिनारों में जाना, यात्राएं करना, वो उनकी आवाज होती है। वो तो एक पाखंडी आवाज है, दोहरे आचरण की आवाज है, वो चलती ही रही है। पाकिस्तान में हिंदू समाप्त हो गए, हिंदू और सिख खत्म हो गए, अफगानिस्तान में खत्म हो गए, बांग्लादेश में तो ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, ये तो अगर बांग्लादेश को वहां के जिहादी तत्वों ने, जमाते इस्लामी ने अगर इस्लाम की भूमि मान लिया है, तो वहां गैर इस्लामी धर्म स्थलों के, उनके अनुसार कर्मकांड के, उनके अनुसार जीवन शैली के लिए कोई स्थान नहीं है। ये मान के वहां के बारे में नीति बनानी पड़ेगी। और ट्रंप साहब ने जो कहा है, ये बाइडेन की नीति की इसमें प्रमुख भूमिका है कि शेख हसीना को निकालने के लिए वहां के विदेश मंत्री ने कहा कि आके आप त्याग पत्र दीजिए, आपके नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा, कि उन्होंने उनको समुद्र में जमीन देने से मना कर दिया था कि हम यहां आपको बनाने नहीं देंगे अड्डा। और उसके बाद से अमेरिका ने एक नीति निभाई और वहां की सरकार को ओवरथ्रो कराने में भूमिका निभाई। पाकिस्तान पीछे था, चीन भी सोच रहा था कि ये भारत के साथ मिलकर चल रहे हैं। इन लोगों ने बांग्लादेश को वहां पहुंचाया है कि आज
जो दुनिया में अल्पसंख्यकों की आवाज उठाते हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट देते हैं, क्या उनकी समझ में नहीं आ रही है? क्या अमेरिका को यहां सेना भेजने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है? क्या अमेरिका को इस पर संयुक्त राष्ट्र का अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है? लेकिन संपूर्ण विश्व के हिंदुओं के लिए, गैर इस्लाम में भी जो उदारवादी हैं, उनके लिए एक उठ के खड़ा होने का समय है। जो नैरेटिव बनाते हैं, नैरेटिव बनाते रहें। ये भयावह और हृदय विदारक तस्वीरें हमारे करने वाली सामने हैं। तस्वीरें ट्रंप बोल रहे हैं। ट्रंप के इस बयान को हिंदू कार्ड से जोड़कर देखा जाएगा, चुनावों से जोड़कर भी देखा जा सकता है कि वोट जो है वो ट्रंप को चाहिए, हिंदू वोट ट्रंप को चाहिए। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश की ये तस्वीरें हिंदुओं के लिहाज से चिंताजनक तो हैं।